वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर। दोस्त यूपीपी, यूपीएसआई, एएसआई में अब तक जितने प्रश्न बने हैं मैं सभी को एक ही वीडियो में टॉपिक वाइज कवर करवा रहा हूं। और मैं आपसे पहले बता दूं, सभी को टॉपिक वाइज कवर करवा रहा हूं। एक एक टॉपिक डेली में कवर करवाऊंगा। और यूपीएसआई, एएसआई, यूपीपी के जितने भी अब तक मैथ के प्रश्न बने हैं वो भी टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है, जिसके अब तक के लगभग 15 से 16 वीडियो आ चुकी हैं और उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। उसे देखने के बाद मैं आपको 100%, 99 नहीं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि उस मैथ सीरीज को देखने के बाद जो मैं चला रहा हूं, आपका यूपीपी हो या यूपीएसआई हो, उसमें आपका 99% चांस जो है बढ़ जाता है सिलेक्शन लेने का। क्योंकि अब तक जो प्रश्न बनते हैं वो सब पिछले पेपर पे आधारित होते हैं, बस डिजिट चेंज रहता है। तो इसलिए आप पिछले जितने भी प्रश्न हुए हैं आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना दी गई, आप जाके पूरा कवर कर लीजिए। और एक एक टॉपिक को कवर करवाया जा रहा है टॉपिक वाइज। तो चलिए पहला प्रश्न अब हम हिंदी को देखते हैं। आज से हिंदी का पूरा कवर करवाया जाएगा, वही प्रश्न कवर कराया जाएगा जो पेपर में बने हैं और एक एक टॉपिक को कवर कराया जा रहा है। तो प्लीज़ क्लास को इग्नोर नहीं करना है। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि इस बार मैं ये चाहता हूं जो हमारे भाई बहन जुड़े हैं हमसे, उनका इस बार यूपीएसआई में सिलेक्शन ज़रूर हो। अगर आपका टारगेट यूपीएसआई, यूपीपी है तो आपको इससे बेहतर क्लास कहीं नहीं मिलने वाली है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो आपको कृपण का बताना है सही विच्छेद। तो कृपण का जो सही विच्छेद होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए ओष्ठ स्वर का उदाहरण ये भी है, लेकिन यहाँ दीर्घ लगाया गया है। तो दीर्घ स्वर अगर ओष्ठ का है तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और ऋढ़ जो है ये किसका है, ये है मूर्धन्य का। ये भी आपको रखना है याद, किसका, मूर्धन्य का। ई किसका है, ई जो है ये है तालव्य का। किसका, तालव्य का। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे मैंने भी लिख भी दिया है कि ऊ ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण है। अन्य विकल्पों के ये है जो ऊ दिया गया, यह ओष्ठ स्वर है, हास्य स्वर है, ई तालव्य स्वर है और ऋढ़ जो है वो मूर्धन्य स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। मैं आपको बता दूं पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले, जैसे ओष्ठ कितने कितने हैं, पा हैं, फा हैं, बा हैं, भा हैं और मा हैं। ये पांचों क्या हैं, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण पूछा गया। तो ये पांचों के पांचों ओष्ठ हैं। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए तो जो पहला वर्ग का पहला दूसरा अक्षर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आघोष। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आघोष। ये याद रखना है आपको। और जो पीछे का 3 वर्ड है, ये बा भा मा, इसे हम क्या कहते हैं, साघोष। पीछे का 3 को हम क्या कहते हैं, साघोष। और या कहीं कहीं पे क्या कहा जाता है, घोष। ये आपको समझ में आ गया। और ये भी आपको याद रखना है, पहला और तीसरा और पांचवा, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये से समझिएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक है। और आपसे क्या कहा गया, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा अगर देखा जाए, दूसरा और चौथा को क्या हम कहते हैं, महाप्राण। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब पूछा गया ओष्ठ अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कौन कौन से हैं, पहला और तीसरा पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा, ये है पांचवा अल्प प्राण। तो यहाँ पे आप देखिए कि साथ साथ क्या होना चाहिए,
घोष वर्ण होना चाहिए। तो घोष हमें पता है कहाँ पे है, घोष है पीछे। तो पीछे देखिए, अगर अल्प प्राण में केवल यम है तो यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तो ये इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ये भा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे भा क्यों, क्योंकि भा देखिए ये है तीसरा, ये अल्प प्राण भी है पहला पॉइंट, और ये घोष वर्ण भी है क्योंकि पीछे का 3 घोष होता है, और ये ओष्ठ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, आपको पता होना चाहिए। चा, छा, जा, झा और या, सा, ई और बड़ी ई, ये सब के सब तालव्य वर्ण है। तो चा है, छे है, या, ये सब तालव्य हैं, सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी दिया गया है, सा जो दिया गया, सा वर्ण तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य वर्ण के अंतर्गत ई, चा, छा, जा, झा, या, सा वर्ण आते हैं, बल्कि सा जो है वो क्या है, ये दंत है। ये क्या है, दंत है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण आघोष महाप्राण है। मैंने बताया वर्ण का दूसरा चौथा होता है महाप्राण, और पहला दूसरा होता है आघोष, और तीसरा चौथा पांचवा होता है साघोष। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है महाप्राण, ये चा जो दिया गया है ये पहला है, तो पहला क्या होता है, ये अल्प प्राण होता है, गलत है, ये कन्फर्म हो गया। चा, छा, जा, झा ये चौथा है, ये आप देखेंगे यहाँ तो महाप्राण ये सही है क्योंकि चौथा है, लेकिन ये आघोष नहीं है, ये है साघोष, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा साघोष होता है। ता क्या है, ता जो है ये है अल्प प्राण, ये भी गलत है। अगर हम खा देखें तो खा जो है ये दूसरा है वर्ण, तो ये महाप्राण भी हुआ, और पहला दूसरा क्या होता है, आघोष। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं। अब देखिए पहले आपको पता ही है, मैंने क्या बताया, का, खा, गा और घा और अंगा। इसमें से जो पीछे का 3 होता है वो क्या होता है, घोष या साघोष कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन हमें पता है 4 प्रकार के होते हैं, छत, त्रिक, ज्ञा और स्रा। तो इसमें कौन सा है यह पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कौन कौन से होते हैं, छा, त्रिक और ज्ञा और स्रा। छा किससे किससे बना है, का प्लस सा से, त्रा ता प्लस रा से, और ज्ञा जा प्लस इया से, और स्रा सा प्लस रा से बना है। ये भी आपको याद रखना है। नीचे ये पॉइंट याद रखना, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजनों में से पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है। मैंने आपसे बताया संयुक्त व्यंजन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बता भी दिया कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत, त्रिक, ज्ञा और स्रा। 6 जो है के प्लस सा से, और त्रा ता प्लस रा से, ज्ञा जा प्लस इया से, और स्रा सा प्लस रा से बना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। हमें पता ओष्ठ कौन कौन सा है, पा, फा, बा, भा, मा। तो इसमें पा दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ता जो है ये दंत है, और गा जो है ये कंठ है, और चा जो है ये तालु है। अगला
प्रश्न आपके सामने, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। कहीं कहीं वर्ण न दे के ध्वनि भी दे दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52, जिनमें से स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 39 होती है। लेकिन पेपर में मुख्यतः कितने पूछे जाते हैं? व्यंजनों की संख्या 33, और जिसमें से 2 अयोगवाह होते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य अल्प प्राण आघोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? मूर्धन्य हमें पता है कौन सा होता है, जो टा का वर्ग होता है, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ये सभी के सभी क्या होते हैं? ये होते हैं मूर्धन्य। अल्प प्राण किसे कहते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। अब यहाँ पे आपको देखना है, अल्प प्राण देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, पहला है और मूर्धन्य भी है और ये आघोष भी है, क्योंकि पहला दूसरा वर्ड क्या होता है? आघोष, और पीछे का तीनों क्या होता है? घोष या साघोष। लेकिन यहाँ आघोष कहा गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? मैंने बताया जो सा है वो है तालव्य, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इस सा का है वो तालव्य है, और इस सा को हम दंत और या वर्तस्य भी कहते हैं। षडकोण वाले सा को मूर्धन्य और हा को स्वर यंत्रीय या कंठ भी कहते हैं। उच्चारण स्थान आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है। सा का उच्चारण स्थान तालु, और इस सा का सपेरा वाले का दंत या वर्तस्य, और षडकोण वाले का मूर्धन्य, और हा का स्वर यंत्रीय या कंठ। इनमें से किस वर्ण वर्ग के उच्चारण स्थान कंठ तालु हैं? देखिए कंठ तालु जो है वो है आय का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो जो है ये कंठोष्ठ है, और छा जो है ये तालव्य है। और अभी अभी आपसे हा किसका बताया गया था? यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि हा होता है कंठ का। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये आय का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, और आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तथा ओ आओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? हमें पता है दंत क्या होता है, ता, था, दा और धा और ना, ये सभी उच्चारण दंत में आते हैं। तो कौन सा नहीं है? टा, टा क्या है? फिर टा है मूर्धन्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही, सी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या, रा, लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो या, रा, लावा जो है अंतस्थ व्यंजन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तालव्य क्या होता है? मैंने बताया, चा, छा, जा, झा, या। और ऊष्म किसे कहते हैं? सा, सा, और इस सा को और हा को। ठीक है। ओष्ठ, ओष्ठ तो आपको पता ही है, पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी ओष्ठ में आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, दंत वर्तस्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है। आपको पहले पता है दंत, दंत किससे होता है? ता, था, दा और धा और ना। महाप्राण कहा गया तो दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या होगा? सॉरी दोस्त, दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। तो देखिए यहाँ पे था भी दिया गया है और धा भी दिया गया है, लेकिन क्या कहा गया है? घोष। अगर हम था ले लेंगे तो ये है आघोष, क्योंकि ये दूसरा वर्ण है। हमें क्या लेना है? हमें लेना पड़ेगा यहाँ का चौथा वर्ण। ये महाप्राण भी है, ये घोष भी है, और ये दंत वर्तस्य भी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंत वर्तस्य का मतलब क्या होता है? आप समझ गए, दंत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि ठा क्या है तो ये मूर्धन्य है, ठीक है। और अगर आपसे छा पूछा जाए तो ये क्या है, ये तालु है। ये क्या है, तालव्य या तालु। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से तालव्य व्यंजन कौन सा उदाहरण है? तो मैंने पहले बताया था कि चा छा जा झा इया, ये जो है ये तालव्य व्यंजन का उदाहरण है। और ता था दा धा जो है ये दंत का है। और मा पा जा भा ये किसका है? मा और पा ये जो दोनों हैं ये किसके हैं? ओष्ठ के। जा जो है ये तालु का एक ही है और भा जो है ओष्ठ का है। तो इसमें केवल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप देख लीजिए कंठ व्यंजन क्या कौन कौन से होते हैं? का खा गा घा अंगा। तालव्य होते हैं चा छा जा झा इया और या सा। मूर्धन्य होते हैं टा ठा डा ढा अड़ा और रा और सड़कोट वाला सा। दंत होते हैं ता था दा धा ना और ओष्ठ होते हैं पा फा बा भा मा। और यहाँ पे चा छा जा झा इया मैं पहले बताया कि क्या होता है, तालव्य। मूर्धन्य हास्य स्वर का उदाहरण कौन सा है? हास्य स्वर देखिए आ और ई और उ और रीढ़ या ऋषि वाला रीढ़ कहते हैं, ये सभी हास्य स्वर में आते हैं। और इनका जो मूर्धन्य अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उ जो है ये ओष्ठ है, ये जो है ये कंठ तालव्य है और ई जो है ये भी तालव्य में आता है। जो ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन है उन्हें क्या कहते हैं? जो ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अयोग वाह, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अंक और आह को हम क्या कहते हैं? अयोग वाह, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? मैंने बताया ऊष्म व्यंजन जो है ये 4 प्रकार के हैं। ये सा और सड़कोड़ वाला सा, सलजम वाला सा, सपेरा वाला सा और हा। तो इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हा जो है ऊष्म व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अवयव से रगड़ कर खाते हुए निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 4 ऊष्म व्यंजन हैं, सा हा। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि आ और का वर्ग का मतलब का खा गा घा अंगा जो है और हा ये सभी कंठ में आते हैं। ई और चा छा जा झा इया जो है और या और सा ये सभी तालव्य में आते हैं। टा ठा डा ढा अड़ा और रा और सड़कोड़ वाला सा ये सभी मूर्धन्य में आते हैं। ता था दा धा ना और ला और सा ये भी किस में आते हैं? दंत में आते हैं। उ और पा फा बा भा मा ये सभी ओष्ठ में आते हैं। ये आए कंठ तालव्य में और वो औ कंठोष्ठ में आते हैं। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? देखिए जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? हमें पता है पहले कि ओष्ठ क्या है, पा फा बा भा मा, ठीक है। यहाँ पे अल्प प्राण कहा गया तो अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा। घोष व्यंजन कहा गया तो घोष व्यंजन हमें पीछे का 3 मिलता है, तो हमें इसे टच भी नहीं करना है। तो या बा होना चाहिए या माँ, या बा और या माँ यहाँ पे दिया नहीं गया, केवल बा दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वाह क्या है आपसे पूछा जाए, वाह तो या रा ला वा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जो कि ऑप्शन अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतस्थ कौन है तो यह अंतस्थ कहते। फा जो है ये ओष्ठ है और पा भी ये ओष्ठ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बार बार आपको बताया है कि का वर्ग कंठ में आता है, चा तालु में, टा मूर्ध में, ता दंत से और पा वर्ग ओष्ठ से। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा होते हैं, इनका उच्चारण जीभ तालु दंत और ओठों के परस्पर सटने से होता है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। सबसे मेन पॉइंट अंतस्थ व्यंजन को हम अर्ध स्वर भी
कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। इनमें से किस शब्द में रीढ़ की मात्रा का उपयोग हुआ है? मैं आपको बता दूं, जिस शब्द के नीचे इस तरह रीढ़ का मात्रा दिया गया, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया कृपा, तो ये जो नीचे का ये मात्रा है ये रीढ़ का मात्रा होता है, सिर्फ यही देख लेना है। तो क्रिया, वर्षा और रिपु में नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ये वृष्टि में दिया गया है। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध स्वर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ी ई जो है समृद्ध स्वर है। अब आइए हम समृद्ध स्वर समझते हैं। समृद्ध स्वर या को ऊंचा स्वर भी कहते हैं। ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए और जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालू से समीप रखा जाए। उदाहरण के लिए ई अगर आप कहेंगे तो थोड़ा तालू के समीप भी होगा, वो होता है बड़ी ई समृद्ध स्वर। ठीक है। और एक होता है विवर्त स्वर। विवर्त स्वर या निम्न स्वर ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनमें से जिह्वा के मुंह पे जितना हो संभव हो सके उतना नीचे के तालू की ओर दूर रखा जाए। जैसे अगर आप बोलेंगे तो जो आपकी जीभ होती है वो आपके तालू से थोड़ा थोड़ा टच करती है, तो आप बोल के देखिए, तो वो होता है विवर्त। और जो ई होती, ई अगर आप कहेंगे ई, तो जो आपकी जीभ होगी वो ऊपर वाले तालू से आप जीभ टच करेगी। तो जब ऊपर वाले तालू से टच करे तो समृद्ध स्वर है, और जब नीचे तो विवर्त स्वर है। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा है? पहले मैंने बताया कि कंठोष्ठ जो होता है वो ओ होता है और एक आओ होता है। तो दीर्घ में है ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊ अगर देखा जाए तो ये ओष्ठ है, ये देखा जाए ये कंठ तालव्य भी है, और ऋढ़ देखा जाए तो ये मूर्धन्य है। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा उदाहरण है? तो देखिए कंठ तालव्य कहा गया है। कंठ तालव्य अगर केवल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आओ जो है ये कंठोष्ठ होगा, ऋढ़ जो है मूर्धन्य होगा, और ऊ जो है, ऊ क्या है, ये आपका ओष्ठ है। अगला प्रश्न, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कंठ क्या होता है, महाप्राण क्या होता है और घोष व्यंजन क्या होता है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? अब तो मूर्धन्य क्या होता है आपको पता है। मूर्धन्य जो होता है वो होता है टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। अल्प प्राण किसे कहते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, ये पता है। अब घोष व्यंजन किसे कहते हैं? पीछे का 3। यहाँ पूछा क्या गया है कि अल्प प्राण भी हो, तो अल्प प्राण डा देखिए अल्प प्राण भी है, घोष व्यंजन भी है और मूर्धन्य भी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की जीके का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक, जीके के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखें, किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है, जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो। और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आपके अंदर का पूरा जो डर है जीके का वो खत्म हो जाएगा, और ये आपके लिए यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के जीके का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं।
इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे में आपको यूपीआई आईडी दिया गया है पूजा BCIT 05 @OKSBI। इस पर आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है और यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है मूर्धन्य अल्पप्राण आघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। अब हमें पता है मूर्धन्य कौन सा होता है, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ठीक है, तो पहले पता है पहला और दूसरा ही आघोष होता है और पहला तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण। तो ये अगर आघोष भी है, ये अल्पप्राण भी है और ये मूर्धन्य है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा, जिन वर्णों का उच्चारण में जिह्वा के अग्रभाग कठोर तालु के अग्रभाग से टकराता है उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। मूर्धन्य तो पता है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और अंगा और ये जो सड़कोड़ वाला सा होता है, ये सभी मूर्धन्य में आते हैं। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। जैसे आपको पता होना चाहिए, पहला, तीसरा, पांचवा मैंने बताया। और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं यारा, लावा, ये भी अल्पप्राण कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन और क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर भी कहलाते हैं, अर्धस्वर भी कहलाते हैं। आघोष व्यंजन किसे कहते हैं, तो मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा अक्षर का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, पहला और दूसरा वर्ण क्या, और जितने आपके ऊष्म व्यंजन है हा को छोड़कर सा, 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 ये सभी के सभी आघोष वर्ण कहलाते हैं। और साघोष भी मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ण का या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाता है, साघोष। नेक्स्ट प्रश्न, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण उदाहरण कौन सा है। अब कंठ कौन होता है, का, खा, गा, घा, अंगा। महाप्राण कौन होता है, दूसरा, चौथा। ठीक है, या तो खा होगा और या घा होगा, लेकिन साथ में क्या कहा गया, घोष। और घोष क्या होता है, पीछे का 3 वर्ड, तो इसमें घा ही सही हो गया क्योंकि ये अल्पप्राण भी है। सॉरी दोस्त, ये महाप्राण भी है क्योंकि चौथा वर्ड है, और ये घोष भी है और ये कंठ भी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन आघोष है, तो हमें पता है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा आघोष कहलाता है। का, खा, ये दूसरा है, यही आघोष होगा। ये तीसरा है, ये साघोष होगा। ये भी का, खा, गा, घा, ये चौथा है, साघोष होगा। और चा, छा, जा, ये तीसरा है, ये भी साघोष होगा। अगला यहाँ पे आघोष साघोष मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। स्वर कितने हैं, 11 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, यारा, लावा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, सा, सा, साहा। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, क्षत्रिज्ञ और श्रा। जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं, उन्हें हम गुरु कहते हैं। उसका सिंबल इस तरह कुछ होता है, और जो जिस पे केवल इस तरह होता है उसे लघु को स्वर कहते हैं। तो 2 मात्राओं को हम क्या कहते हैं, गुरु स्वर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है, तो स्वर के बिना कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो ला जो है वो पार्श्विक ध्वनि है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रयत्न के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है, जबकि हिंदी वर्णमाला में यह अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है, क्योंकि या, रा, ला और वा ये अंतस्थ होते हैं और ला को हम पार्श्विक ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, और उत्क्षिप्त किसे, डा, ढा को हम उत्क्षिप्त ध्वनि कहते हैं। संघर्षी ध्वनि किसे कहते हैं, सा, सा, साह को। और सा, सा, साह को क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और या रा लावा को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और इसमें यारा लावा जो होते हैं ये क्या होते हैं, अर्धस्वर भी होते हैं। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है, तो वर्ण का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे एक का खा गा घा अंगा, अंगा होगा, या पा फा बा भा मा, ये पांचवा वर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, माँ वर्ण का पंचमाक्षर है। ब्राह्मी लिपि एवं उससे व्युत्पन्न अधिकांश लिपियों की वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्णों के समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। जैसे अंगा, या, अड़ा, ना, मा, ये सभी पंचमाक्षर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है, अनुनासिक का मतलब होता है नाक और मुंह दोनों से, तो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, तो पा होता है ओष्ठ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और इया और अंगा और जो पीछे ना होता है ये नासिक से होता है। तालु मैंने बताया चा छा जा झा इया, मूर्धन्य मैंने बताया टाठा डाढ़ा अड़ा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें को साघोष, तीसरे चौथे पांचवें को साघोष कहते हैं, बिल्कुल सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन को आघोष कहते हैं, ये भी सही है। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ होती हैं, ये भी सही है। सभी विसर्ग साघोष हैं, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाषा की मूल इकाई क्या है, तो भाषा की मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं, और कहीं कहीं ध्वनि न दे के या वर्ण भी दे दिया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण या ध्वनि कहते हैं। और भाषा की सार्थक इकाई अगर आपसे पूछा जाए, सार्थक इकाई, तो वाक्य कहते हैं। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को उपवाक्य कहते हैं। और उपवाक्य के सबसे छोटी इकाई को पदबंध कहते हैं। पदबंध की सबसे छोटी इकाई को हम पद कहते हैं। और पद की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। और अक्षर से छोटी ध्वनि क्या है, अक्षर की छोटी ध्वनि या इकाई ध्वनि क्या है, वर्ण। इनमें से कौन सा शब्द रा व्यंजन नहीं है, रा व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पे मूर्धा में, मात्र में, क्रम में, समी में रा लगा है। मातृभूमि नहीं में नहीं, ये जो है ये रीढ़ का मात्रा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, तब संयुक्ताक्षर कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। आय का उच्चारण में क्या होता है, तो आय जो है ये कंठ और तालु से मिलके बना होता है, कंठ और तालु से बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंठ और तालु की सहायता से। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो यहाँ पे ई जो है ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया है। यहाँ पे दा और प्लस आ और प्लस का और प्लस फिर सड़कोर वाला सा और प्लस आ, इसका मतलब दक्ष होता है, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसके नीचे हलंत लगा है तो उसमें ये समझिए कि कभी स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसे सही विकल्प को चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो हमें पता है हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे चा के नीचे अगर मैं हलंत लगा दूंगा तो इसमें स्वर खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मैं वही प्रश्न लेके आया हूँ जो पेपर में बने हैं 2021 में यूपीएसआई और 2017-18 में यूपीएसआई यूपीपीएएसआई में। मैं टॉपिक वाइज कवर करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो सभी टॉपिक कवर कराऊंगा दोस्त। और आप मैथ की जो प्रीवियस ईयर चल रही है आप जाके देख सकते हैं। आज से हिंदी स्टार्ट हुआ है, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है जो प्रश्न पूछा गया था, और नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर आएगा। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।